हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जैक बोर्ड के लिए। ठीक है, जैक क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए मैं क्या करूंगा, आपका पता होगा टोटल 10 चैप्टर्स है। ठीक है, अगर पूरा क्लास 12th का केमिस्ट्री का बात किया जाए तो 10 चैप्टर हैं, तो 10 का मैं क्या करूंगा, PYQ डिस्कशन कर दूंगा। ऐसा करने से आपको क्या फायदा होगा कि कुछ क्वेश्चन रिपीटेटिव बार बार रिपीट होके आ रहा है, समझ पा रहे हैं, रिपीटेडली आ रहा है, हर बार देखा जा रहा है कि आपका सेम ही क्वेश्चन 2 साल में रिपीट हो रहा है। तो अगर आप इसको भी कर लेते हैं तो बेटर रहेगा, सबसे अच्छा होता है PYQ। तो मैं आपको कहां से कहां करवाऊंगा, तो 2024 से लेके 2017 तक का जितना भी सवाल आया होगा चैप्टर वाइज मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका एग्जाम से पहले। क्लियर है? तो जैक बोर्ड के लिए आप ये भी प्रेफर कर लेंगे, ऑफलाइन में जो क्लासेस कर रहे हैं उसके लिए भी ये बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा रिवीजन क्लास चलेगा तो वहां मैं थ्योरी आपको कवर अप कराते चलूंगा। और क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं इसका PDF, सिर्फ क्वेश्चन का PDF तो ऑलरेडी आपको दे दिया हूँ। ठीक है, अदरवाइज मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी ये PDF अटैच कर दूंगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं इसका सॉल्यूशन का भी PDF अटैच कर दूंगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको भी मैं PDF इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट कर लूंगा, और फिर उसके बाद आपको उसमें PDF, दोनों का PDF अटैच कर दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन का भी और क्वेश्चन विद सॉल्यूशन का भी। और साथ साथ इसका अगर आपका डिटेल सॉल्यूशन है तो डिटेल सॉल्यूशन भी कर दूंगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप देखिए, साथ साथ बने रहे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम ऐसा रिसेंट किए ना, 24 से जा रहे हैं 17 की तरफ, 24 से 17 की तरफ जा रहे हैं, जैक बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली है यार। ठीक है, बाकी आप जो CBSE बोर्ड वाले हैं वो तो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, वो भी अपना कमेंट करना कि उसको भी क्या चाहिए, तो मैं उसके लिए भी कुछ कर दूंगा। ठीक है, बाकी अभी ये जो सीरीज है पर्टिकुलरली जैक के लिए है। जैक में क्वेश्चन थोड़ा इजी लेवल में ही आता है। ठीक है, अगर स्टेट बोर्ड्स की बात की जाए तो थोड़ा क्वेश्चन बेसिक सा रहेगा, तो देखो बहुत आसान सा, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेक्चर्स में पढ़वा दिया था और साथ साथ में इंपॉर्टेंट भी करवा देता हूँ ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कर देता हूँ, ये ज्यादा बेटर रह जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं जैक के लिए, अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन जो बात कर रहे हैं, पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए बात करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जैक के लिए। CBSE के लिए मैं अलग से बात कर लूंगा, और इंपॉर्टेंट क्या, CBSE में तो हर जगह से ही पूछा जाता ही है, तो मैं अभी जैक के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैक बोर्ड के लिए, झारखंड बोर्ड जिसको कह रहे हैं, तो देखो जरा इसके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी इसमें कवर अप कर दूंगा कि अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है तो देखिएगा एकदम ऊपर ऊपर से, बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा फॉर दिस बोर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है, आप अगर पढ़ रहे होंगे सॉल्यूशन तो आप इसमें जरूर से मोलैरिटी, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते थे, याद रहेगा मोलैरिटी। फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद रखते चलेंगे। फॉर्मूला क्या था मोलैरिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ये सब तो पता है ना, पूरा डिटेल में घुसा देना, जिसका मात्रा कम रहेगा उसको कहते थे सॉल्यूट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में रहेगा, लीटर में। तो मोलैरिटी का जरूर देख लेंगे, इससे बहुत ज्यादा सवाल मिलेगा, आप देखिएगा PYQ में भी। दूसरा है मोलैलिटी। ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना CBSE के लिए बहुत सारा चीज पड़ा हुआ है, बट जैक के लिए कुछ वैसा मेरे को नहीं दिखा है। मैं सर्च भी कर रहा हूँ तो मिलता भी नहीं, इवन आपका PYQ चैप्टर वाइज भी नहीं है इंटरनेट पे अवेलेबल। तो क्या आता है, आपका पूरा सीक्वेंस वाइज आता है, 2024 में ये आया तो उसमें सारे चैप्टर इंक्लूडेड है। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो सोचा कि कुछ कर देता हूँ। मार्केट में यही हमको थोड़ा सा लगा कि ये वाला चीज नहीं है आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास होगा कुछ तो बता सकते हो, और अगर PDF अगर और सबका होगा, क्योंकि ये तो मेरे को छांटना पड़ रहा है, 2024 से निकाला सॉल्यूशन का, फिर 23 से, तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगा रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो एक बार मैं कर दूंगा तो फिर ये हमेशा के लिए रह जाएगा, और टेलीग्राम में भी अपलोड कर दूंगा, फ्री एक्सेस रहेगा, सब कोई अपना देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। मोलैलिटी का भी फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स होता है वो देख लेना। मोलैरिटी आपका इंपॉर्टेंट है, मोलैलिटी है, मैं अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बात कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुछ का फॉर्मूला लिख दिया हूँ, मोल फ्रैक्शन, और बाकी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसी में करते चलूंगा ना, क्योंकि अभी इसमें तो पढ़ाने जैसा हो जाएगा। मोलैरिटी बोलता है कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा 1 kg सॉल्वेंट में, उसको कहते हैं मोलैलिटी। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का निकाला जाता है। अगर आप किसी, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मान लीजिए जैसे अल्कोहल, ये वाला पार्ट को मान लीजिए A है, और एक पार्ट ये वाला है, डॉट डॉट दिख रहा है, ये वाला पार्ट को मान लीजिए B। तो दो कंपोनेंट्स है, तो मोल फ्रैक्शन किसी कंपोनेंट का निकलता है, तो X से बराबर
जिसका निकाल रहे हैं उसका मोल्स लीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा टोटल मोल के साथ, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आपको काफी बार यूज करते हुए दिखेगा, तो ये भी आप जरूर देख सकते हैं। और अगर हम बात करें XB का तो क्या आ जाएगा NB/NT। टोटल मोल्स क्या आता है समझ पा रहे हैं? अगर टोटल मोल्स की बात की जाए तो टोटल मोल्स क्या आता है, दोनों को ऐड कर दीजिए Na प्लस NB, ये आता है आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए। ठीक है, ये पढ़े होंगे, बस एक बार रिकॉल कर रहा हूँ फॉर्मूला। और अगर लेक्चर्स भी चाहिए होगा तो आप अपना कमेंट ड्रॉप बॉक्स में छोड़ सकते हो। ठीक है, आप अपना कमेंट छोड़ देना भाई नीचे में, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी कर दूंगा। ठीक है, ये 3 चीज तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ साथ इसमें जो चौथा चीज आप पढ़ना वो क्या है, हेनरीज लॉ। इससे पहले भी थोड़ा कर दूंगा, अभी फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी आपने इसमें और भी करते जाऊंगा। रॉल्स लॉ पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े तो देख लेना, नहीं तो मैं नोट्स किसी से अटैच करवा दूंगा। हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, याद है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? बेसिक सा चीज करना है, इसमें आपको बहुत ज्यादा वेंटा फैक्टर ये सब में नहीं चले जाना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कितना था, एक याद है आपको? इसमें एक था आपका RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इससे न्यूमेरिकल्स मिलता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स। थर्ड था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सब टॉपिक्स आपका इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। और अगर मैक्स टू मैक्स पूछा जाए तो वेंटो फैक्टर देख लीजिएगा, बस वेंटो फैक्टर। ज्यादा अगर आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे रेगुलरली बेसिस पे आपसे सवाल पूछा जा रहा है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो आप इसे देख सकते हो। रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आपको लगेगा सारा सिलेबस है, लेकिन इतना भी पढ़ के चले जाइएगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं PYQ। PYQ कहाँ से शुरू कर रहे हैं? देखिए 2024 से शुरू कर रहे हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन था, इसमें बहुत अच्छा से करके रखा हुआ है। देखिए कितने मार्क्स का आया हुआ है, 2024 है, और मार्क्स कितने का है? जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क का होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो पहले तो खुद से अटेम्प्ट करिएगा, बनता है तो वेरी गुड, और नहीं बनता है तो कुछ भी ऑप्शन में टिक कर दीजिएगा। मोस्टली ट्राई करिएगा B और C को मार देने का। अगर आपसे बन पाता है तो ठीक है। बहुत बच्चे को मैं पेपर चेक कर रहा था, अभी पार्ट टेस्ट हुआ था, तो खाली छोड़ दिए थे। खाली कभी मत छोड़िएगा ऑब्जेक्टिव में, जब अगर निगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है, क्योंकि जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं उसमें तो एटलीस्ट कुछ लिख दो, हो सकता है कि सही हो जाए, तो उसको आराम से टिक करेंगे। पर पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए कि बनाएं आप सही से। बहुत छोटा छोटा सवाल देता है मोलैलिटी का ही। देखिए इसमें क्या निकालना है, मोलैलिटी अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़े थे, बताओ क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला? स्मॉल m से लिखते हैं ना मोलैलिटी। छोटा ब्रीफ में बात कर रहा हूं, तो देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट बाय वॉल्यूम किसका रहेगा, सॉरी वॉल्यूम बोल रहा हूं, मोलैलिटी में ना वॉल्यूम होता है भाई। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास, मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। मास को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से। किसका मास, तो सॉल्वेंट का मास, और ये किस में लीजिएगा बताओ, kg में। याद रहेगा दोस्त? ठीक है, ये होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला। इसमें से देखिए मोल्स का फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इसमें क्या है, एक बार क्वेश्चन को रीड करिए। क्या बोलता है, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, यानी नमक है 58.5 ग्राम, और जो दूसरा डिसॉल्व किया गया है 200 ग्राम पानी में। तो देखिए जिसका अमाउंट कम होता है, जिसको कह रहे हैं 58.5 ग्राम, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट। और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको क्या कहते थे, सॉल्वेंट। और पानी कभी भी रहे तो उसका अमाउंट कम हो या फिर ज्यादा हो, उसको हमेशा क्या बोलिएगा बताओ, सॉल्वेंट ही। तो मोल्स निकाल रहे, तो मास इसका कितना हो जाएगा बताओ, मास तो दिया हुआ पता है ना, फॉर्मूला लिख देते हैं, मास बाय मोलर मास। एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, अगर आप नहीं भी पढ़े तो भी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इतना फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा स्लो लगेगा तो फास्ट कर लेना भाई। ठीक है, देखिए मास दिया हुआ है, गिवन मास कितना है बताओ, 58.5। मोलर मास कैसे निकालेंगे सर, तो देखिए NaCl का मोलर मास, NaCl का मोलर मास कैसे निकालोगे, Na के लिए कितना होता है 23, और क्लोरीन के लिए क्या होता है 35.5। ये याद रखिएगा भाई, 1 से 20 तो याद ही रख के जाओगे, इसको जोड़िएगा ना तो 58.5 आएगा।
जोड़ लेना भाई 58.5। और मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। यूनिट बता दे रहा हूँ, बस इसका यूज तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 58.5। इसको काटिएगा तो कट जाएगा, तो इसमें क्या आ जा रहा है देखो 1 मोल आ रहा है, 1 मोल। तो मोल्स तो निकल गया है। और मास निकाल लीजिए, मास कितना है? ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट है, उसको किसमें लेना है? देखो फॉर्मूला में केजी में। तो इसको क्या करिएगा? मास। तो मास दिया हुआ है 200 ग्राम, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए बताओ क्या करते हैं? ग्राम को केजी में बदलने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? केजी। इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2/10। तो इसका 2/10 यानी 0.2 केजी, ठीक है। 0.2 केजी कर सकते हैं, देख लो। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 10 है ना, तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर दीजिएगा। अब इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, मोलैलिटी का जो फॉर्मूला था उसमें डाल दीजिए। आंसर तो देखिए, आंसर इसका कुछ कुछ का गड़बड़ भी होगा, या डिजिट में क्वेश्चन में इधर उधर होगा, तो वो भी देख लीजिएगा। मोल्स की जगह कितना आ गया है? 1 मोल। और यहाँ क्या है? 0.2। मोल्स की जगह ये डाल दीजिएगा और इसकी जगह ये डाल देंगे। यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो 2 का टेबल में ये क्या आ जा रहा है? 5 आ जा रहा है। 5 कैपिटल एम, क्या क्या लिखा हुआ है? मोलैलिटी लिखा हुआ है यहाँ पे निकालना, और इसका यूनिट भी गलत लिखा हुआ है, स्मॉल एम होगा भाई, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में एरर भी होगा, वो लोग का ही एरर है, मैंने कुछ नहीं किया भाई, बस उसी को लिख दिया है। तो देखो 5 आ रहा है स्मॉल एम। 5 कोई आंसर में नहीं है, ठीक है। 5 कुछ आंसर में नहीं, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस में भी मिसप्रिंट हो सकता है कि इसका वैल्यू कुछ कम, बट इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? 0.5 तो नहीं आ रहा है भाई, 58.5 है, तो इसके आंसर के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था, और जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो अगर ऑप्शन खोजना चाह रहे हैं तो इसका मास को थोड़ा कम करना होगा, तब जाके ये आ पाएगा, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसके लिए क्या कर दीजिएगा? इसका आंसर क्या लिख देंगे? सीधा सीधा 5 है। कंफ्यूज नहीं होइए, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। इसका हो सकता है 0.58 या 5.85 दे। अगर 5.85 देगा तो भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप कंफ्यूज नहीं करना है। अगर इसमें हमको लग रहा है कि अगर सवाल को सही किया जाए, कि है तो नहीं ना भाई, तो अगर इसका क्वेश्चंस को, अगर इसको ये 58.5 नहीं होना चाहिए, 5.85 ग्राम होगा, तब कुछ आंसर मैच कर सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ डिजिट्स होगा जरूर मिसप्रिंट, जहां से मैंने उठाया है 5.85 होगा, नहीं तो अगर ये सवाल रहेगा तो यही आंसर आएगा। अगर इसका 58.5 की जगह अगर यहाँ पे 5.85 करते हैं, तब देखो आ जाएगा। कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर ये सवाल रहेगा तो ये रख लेना, अगर ये डिजिट रहेगा तो डिजिट की जगह यहाँ चेंज कर देना, बाकी ये। तो अभी तो इसमें आंसर कोई मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हुआ है इसका क्वेश्चन का मास उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए आंसर क्या याद रखिएगा? 5m। आंसर याद नहीं रख लेना, कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो देखते चलना है। कर लेंगे इसको, चलिए आगे। होता है थोड़ा बहुत एरर रहेगा इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा देखते भी चलेंगे। अच्छा, इसके और अभी होगा क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन ही का क्या बोल सकते हैं, डेटा थोड़ा सा इंटरप्रेट कर रहा है गलती तरीके से। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर आया है 2024 में भाई, 3 मार्क्स का। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल में कैसे करेंगे देख लीजिए। मोलैलिटी को अगर डिफाइन करना होगा तो मोलैलिटी को डिफिनीशन लिख लीजिएगा, और उसके बाद इसका क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। तो थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसको क्या लिखेंगे? मोलैलिटी को इट इज डिफाइंड एज, देख लेना क्योंकि कैसे लिखना है आपको वो भी नहीं पता रहता। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जस्ट अभी ऊपर पढ़े थे फॉर्मूला, बस उसी को वर्ड्स में लिख दे रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in 1 kg of solvent। 1 kg सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा, उसी को कहते हैं मोलैलिटी, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। उसका फॉर्मूला भी जैसे पढ़ाए थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस में रखिएगा? केजी। कर सकते हैं ना। ये हो गया आपका मोलैलिटी का डेफिनेशन। 3 नंबर में है तो ज्यादा कुछ करने का खास है नहीं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है बताओ? मोल फ्रैक्शन
of any component in a solution, हमको थोड़ा स्पेस ले लेके लिखना चाहिए था, बस मैंने पीडीएफ बना रहा था भाई तो इसलिए ऐसा ही कर दिया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन is defined as the ratio of number of moles of उसको ऊपर वाला को मिटाऊंगा तो फिर तुम लोग को पीडीएफ में कैसे अटैच कर दूंगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं, मोल्स ऑफ that particular component to the total moles, यानी जिसका निकाल रहे हैं उसका मोल्स रहेगा, डिवाइड कर देंगे टोटल मोल्स। अभी जस्ट बताया था वैसा ही करना है। एक में कंपोनेंट में क्या रहेगा, देखिए एक का पार्ट है ए और एक का पार्ट का नाम क्या बोल रहे हैं, बी। थोड़ा बहुत आना भी चाहिए, तो पढ़ाई करते चलो भाई, क्योंकि अब तो बोर्ड भी आ चुका है, तो आप जरूर से कम पीवाईक्यू को करके जाओ और थोड़ा सा समझ के भी जाओ कि अगर क्वेश्चन का डेटा को अगर चेंज किया जाए तो हम कैसे सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू Na बाई Nt, जिसका निकालेंगे उसका मोल्स रहेगा, डिवाइड कर देंगे टोटल मोल से, और xb का क्या हो जाएगा, Nb बाई Nt। x से डिनोट करते हैं ना, x या फिर काई भी बोलते हैं, x को ही क्या बोलते हैं, काई। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन को। थ्योरेटिकल वाला था, मैंने ब्रीफली बात किया, थोड़ा अच्छा से लिख लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मास ऑफ एब्जॉर्बिक एस्कॉर्बिक एसिड, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है C6H8O6 टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट का सवाल पूछ दिया है। ठीक है, लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसमें पीछे देखना पड़ेगा, बाई 1.5 डिग्री सेल्सियस। KF का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखा जाए तो KF का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग यहाँ कर पाएंगे, या फिर फ्रेश पेज ले लें। इस क्वेश्चन को देख लो और इसके साथ फ्रेश पेज ले लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है पता चला है। देखो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे तुरंत। कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड का मास निकालना है, और मास को हम लोग किससे डिनोट करते थे, W से। तो मास को हम लोग जो डिनोट करते थे वो है W। ठीक है, मास ऑफ एस्कॉर्बिक, और टू बोलते थे हम लोग किसके लिए, टू हम लोग जब भी यूज करते थे तो याद है सॉल्यूट के लिए यूज करते थे। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको क्या करना है बताओ, इस केस में निकालना है। क्लियर है, पूरा लिख लेना। W2 क्या है आपका, लिखिए देता हूं भाई। W2 क्या है बोलो, मास ऑफ एस्कॉर्बिक। बहुत इजी से चलेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं भी आता है तो भी आप समझ पाए, इसलिए थोड़ा सा हम लिखते भी चलेंगे। यही तो निकालना है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को रीड करें, क्योंकि वहां पे गिज जो है तो सॉल्यूशन फ्रेश में ही कर दे रहे हैं। टू बी डिसॉल्व इन 75 ग्राम एसिटिक एसिड। ठीक है, 75 ग्राम इन लिखा है ना, मतलब इसको इसके अंदर डाला गया है, एसिटिक एसिड के अंदर, यानी ये भी तो दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, यानी W1 जो दिया हुआ है वो कितना है, 75 ग्राम। ठीक है, और यहां पे इसको कह देंगे मास ऑफ एसिटिक एसिड। ये वाला चीज जो है ये है, और ये वाला चीज ये है, मास ऑफ एसिटिक एसिड। सवाल भी पढ़ सकते हैं आराम से। 5 नंबर में आया है तो थोड़ा लिखिएगा अच्छे से। ठीक है, 5 नंबर में ही आया होगा। लोअरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। कितना से घटा हुआ है देख लीजिए, लिखा हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस से। 5 मार्क्स में सवाल आया है। ठीक है, इसको डेल्टा TF अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस है, लोअरिंग का मतलब होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, लोअरिंग या डिप्रेशन सेम बात कह रहा है। तो लोअरिंग जब भी देगा, यानी डेल्टा TF का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस,
अब इसी को आप लिख सकते हैं, जब भी चेंज रहेगा ना तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों बराबर होता है। क्या बोल रहे हैं सर? जैसे देखिए डिग्री सेल्सियस में चेंज का बात कर रहे हैं, चेंज डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चाहे डिग्री सेल्सियस में चेंज मेजर कीजिए या केल्विन में मेजर करिए, दोनों केस में सेम रहेगा। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस की जगह 1.5 केल्विन। बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, इजी भाषा में कहते जा रहा हूं, ठीक है? तो जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। आगे पढ़िए, Kf का वैल्यू दिया हुआ 3.9 केल्विन केजी पर मोल, ऐसे लिखा पड़ता है आपको। तो ये क्या था आपका गिवन, 3.9 केल्विन केजी पर मोल। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, जो भी था आपका उसका ये गिवन है। अब इसके लिए फॉर्मूला अगर आपको पढ़े होंगे तो देखो क्या होता था फॉर्मूला। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ बराबर केएफ W2 into 1000 by W1 M2। ये फॉर्मूला आपको जरूर से याद रखने का है, ठीक है? डेल्टा टीएफ क्या है जो बोल रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। केएफ को कहते हैं आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जो कि दिया रहेगा केल्विन केजी पर मोल में ही रखना है। W2 मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको निकालना है और वो किस में आएगा, ग्राम में आएगा। 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर रहे थे। वो फॉर्मूला कैसे आ रहा है उसका कोई डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला सीधा सीधा याद रखिएगा। जब क्लास कर रहे थे तो डेरिवेशन किए हुए थे, तो अभी हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, ठीक है? W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 बोले तो सॉल्वेंट और W बोले तो मास, और M का मतलब होता है मोलर मास। जब कैपिटल M लिख रहा है उसके बगल में 2 और 1 लिखेंगे ना, तो आप याद रखिएगा मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट का। अच्छा, एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा तभी तो। देखिए क्या क्या पता है हमको, KF पता है, देखो ध्यान से, डेल्टा TF पता है, KF यहाँ लिखा हुआ है, डेल्टा TF पता है, W2 निकालना है, W1 दिया हुआ है, M2 क्या है, मोलर मास, तो M2 निकालना पड़ेगा ना। तो M2 क्या था देखिए, M2 C6H8O6, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी को ही कहा जा रहा है, इसका फॉर्मूला होता है C6H8O6। तो मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, यानी M2 को क्या कह रहे हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और इसको क्या कहते हैं बताओ, इसका दिया हुआ है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H8O6, यही है ना यार, C6H8O6। क्लियर है? कैसे निकालते हैं जरा देखो, कार्बन के लिए 12, टोटल कार्बन का संख्या 6, तो इंटू 6 करते हैं, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का क्या होता है 16। तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 8 प्लस ऑक्सीजन के लिए क्या जाएगा 16 इंटू 6। कर सकते हैं, यूनिट बताए थे, तो यूनिट क्या होता है मोलर मास का बताओ दोस्त, ग्राम पर मोल। 12 6 जा 72, 1 8 जा 8, 16 6 जा होता है 96। टेबल थोड़ा ज्यादा याद रखेंगे तो जल्दी जल्दी बनेगा। जोड़ो 6 और 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16 का 6 कैरी 1, 10 और 7 17, यानी 176 ग्राम पर मोल। सही है ना? 6 और 8, 8 6 14, 2 16 का 6 कैरी 1, 10 और 7 17, ठीक है? बनाया नहीं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो उसमें देखते भी चलना होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन अगर एरर होगा तो मैं बताता भी चलूंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा एरर था, उसमें मास उसका होना चाहिए था, बट जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था उसके अकॉर्डिंग वही आंसर आता। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब सब चीज निकाल लिए, फॉर्मूला में डाल देंगे। क्या बोल रहे हैं, डेल्टा TF की जगह देखो दोस्त 1.5, डेल्टा TF की जगह 1.5, KF की जगह 3.9, W2 तो निकालना ही है, 1000 रहेगा, W1 की जगह क्या है 75 और M2 की जगह कितना है 176। हो जाएगा, देख लो, थोड़ा कैलकुलेशन देखिएगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा जिससे कि कैलकुलेशन हो पाए। ये 40 का टेबल में 4 बार में तो नहीं जाएगा, 9 3 12, 7 और 1 8 6 14, तो 13 का टेबल में तो नहीं जाएगा। तो एक बार करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है? देखिए सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, W2 को हम इधर रख रहे हैं, W2 ऐसा कर सकते हैं ना, चाहे कर देते हैं आपके लिए। 1.5 क्रॉस मल्टीप्लाई पता होगा, ये 75 नीचे है तो ये इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा, 176 भी यही आएगा
और ये 3.9। बहुत लोगों को कैलकुलेशन में भी दिक्कत होता है, इसलिए मैं कैलकुलेशन भी कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। 3.9 और ये 1000 आपका इधर आ जाएगा और इधर क्या रह जाएगा W2। मास है तो किस में आ जाएगा आंसर बताओ, ग्राम में। अब इसको सॉल्व करिएगा, देखिए एक पॉइंट है यहाँ और एक पॉइंट है यहाँ, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 का टेबल में इसको काटेंगे तो 5 बार में आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1 और 3 बार में। 25 का टेबल में 25, 50, 75 3 बार में, और 25 का टेबल में इसको नहीं भी काटते तो ज्यादा अच्छा रहता, पर काट दिए तो काट दिए। 25 का टेबल में अगर काटेंगे तो 4 बार में 100, और यहाँ 0 था तो 0 लिख दे रहे। और कुछ कटेगा, 13 का टेबल में जाएगा क्या ये, 13 का टेबल नहीं तो 4 का टेबल में तो 16 चल जाएगा। तो 4 का टेबल में काट रहे हैं ना इसको 10 बार में, और 4 का टेबल में ये चला जाएगा 16, और बचेगा कितने कैरी 1 और 6 16, तो फिर से 4 बार में ये कट जा रहा है। और कुछ तो अब तो नहीं आ रहा, तो बस इसको ऐसा लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे W2 15 और इसमें 44, 15 को 44 से मल्टीप्लाई करो, देखो 44 को 15 से, तो 15 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 60, 6 कैरी 60 और 6 यानी 66, 660 आ रहा है ना, 15 चौक 60, हाँ ठीक है, और 660 बाय 130, तो यहाँ से यहाँ काट दो, ठीक है। अब तो डायरेक्ट लिख दो इतना ही यार, और क्या चाहिए। W2 का वैल्यू क्या लिख देंगे 66 बाई 13 ग्राम, इतना आंसर। फ्रैक्शन में आप आंसर छोड़ सकते हैं, ये 5 मार्क्स का था तो पूरा डिटेल करके रखा गया है, तो इसलिए बोल रहा था इसी का टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखवा दिया था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा जरूर से, ठीक है। चले हो गया था, चलिए 4th नंबर पे आते हैं। फिर से देखिए कुछ क्वेश्चन आया है मोलैरिटी से, मोलैरिटी दिख रहा है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोलैलिटी नहीं है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में डिफरेंस है ना भाई। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला है, अच्छा 5 ग्राम दिया हुआ है NaOH और 500 ml एक्वस, एक्वस का मतलब पानी, तो यहाँ पे पानी क्या होगा बताओ आपका सॉल्वेंट, और जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस होता है, वो कितना है 5 ग्राम। तो इसका फॉर्मूला पहले देख लीजिए, फॉर्मूला होता है मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा क्या लिखेंगे बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इन किसमें, लीटर में। ये फॉर्मूला होता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला। अब मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मास बाई मोलर मास, तो मास कितना है 5 ग्राम, और मोलर मास निकालिएगा तो NaOH का मोलर मास कितना आ जाएगा, देखो 23, ऑक्सीजन के लिए 16, ठीक है, नहीं आता तो लिखा करिए, कुछ कुछ याद रखिए, 23 ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं दिखते, बहुत सारे बच्चे 1 नंबर के लिए जो MCQ का क्वेश्चन है उसमें बस आपको आंसर टिक करके आना है, तो इसको पूरा डिटेल मत लिखते रहिएगा, बहुत बच्चे को देखते पूरा डिटेल लिखते, इसमें आपका समय व्यर्थ होगा, तो ये सब गलती भी नहीं करेंगे आप, आपको सिर्फ ऑप्शन मारना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बनाने के लिए बस आप कहीं रफ वर्क कीजिए थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा एकदम डिटेल में नहीं लिखते रहिए। डिटेल में क्या किसको लिखिएगा, 3 नंबर 5 मार्क्स का जो सवाल आता है उसको डिटेल में लिखिएगा, इसमें आपको पूरा ही मार्क्स मिलेगा, ये नहीं कि ज्यादा लिख रहे हैं तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा, स्टेप वाइज यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है, MCQ में स्टेप वाइज नहीं चलता है। देखिए 5 है और इसको जोड़ेंगे तो Na का हो गया 23, एक ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन के लिए 1, तो 16 एक 17, 17 में 23 जोड़िएगा तो 40 कर सकते हैं, मोल्स निकल गया है। और वॉल्यूम कितना है, देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 500 ml, तो ml है तो ml को क्या कर सकते हैं, लीटर में बदलने के लिए बताओ क्या करेंगे, जब भी ml को लीटर में बदलेंगे ना तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करेगा तो ये लीटर में आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको 5 का टेबल में काटेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8 मोल, और इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 1/2 लीटर, ऐसा ही रहने दीजिए। तो मोल्स की जगह क्या डाल देंगे बताओ 1/8, और इसके जगह क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसका यूनिट में क्या लिखेंगे, मोल और लीटर। अब इसको जब भी 4 वाला डिवीजन है ना, तो मैं आपको क्लास में बताया हूं, फिर से यहाँ पे बता रहा हूं, ऊपर वाला जो टर्म होता है ना वो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला के साथ, और बीच वाले को बीच के साथ, तो क्या आ जाएगा देखिए 1 × 2 × 8 × 1, यूनिट में मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल M भी लिख सकते हैं। इसको आप देखिए मोल
पर लीटर भी लिख सकते हैं या फिर कैपिटल एम, दोनों सेम बात होता है। तो कुछ कुछ को ध्यान में भी रखते चलेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2/4 तो 1/4 आ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, तो 1/4 ऑप्शन में नहीं दिया तो इसको डिवाइड कर लिए, पॉइंट बैठाएंगे तो 0, 2 बार में कितना आ जाएगा 8 और फिर 2 0, 4 5 20। ठीक है, तो यह आ जा रहा है 0.25। 0 आगे लगाते हैं पॉइंट से पहले ताकि आपको दिख पाए, तो इसका आंसर 0.25 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए किसी किसी का आंसर जो एरर होगा ऐसा तो एग्जाम में नहीं रहेगा, हो सकता है कि इसमें जहां से मैंने उठाया है वहां पे थोड़ा बहुत एरर हो जाए। अगर एरर आ जाता है क्वेश्चन में बाय द वे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, बट वैसा चांसेस नहीं होता है बोर्ड के लेवल में। तो आपका आंसर पक्का पक्की बात मानिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कर लिए, देख लो जरा, चले आगे। अरे हाँ, पेन पेपर लेके बैठना है और थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलना है। अगर देख रहे हो तो पेन पेपर लेके बैठो और थोड़ा सॉल्व भी करते चलिए। फिर से वही क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से 1 नंबर में सवाल आया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन। x को हम लोग क्या कहते थे, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। तो पढ़ते हैं RLVP इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन के बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो मार देंगे। थ्योरेटिकल है, बस फॉर्मूला बेसिस पे है, तो आपको फॉर्मूला भी थोड़ा देखते चलिएगा। ठीक है, फॉर्मूला जरूर देख लीजिएगा, और नहीं हुआ तो मैं एक बार रिवीजन करने का कोशिश करूंगा, लेकिन मैं क्या बोल सकता हूँ, अभी आपको इसका सभी का डिस्कशन नहीं करना है, बाकी आप अपना रिस्पॉन्स कर लेना है। नोट्स पढ़ा होगा, नोट्स भी दिया हुआ है ग्रुप में, तो वहां से भी आप देख सकते हो। इसका क्लास छूटा था फर्स्ट में, बहुत सारे बच्चे का सॉल्यूशन का छूटा था, तो मैंने नोट्स दिलवा दिया था। ठीक है, और आपको भी चाहिए होगा तो बोलना, मैं नोट्स करवा दूंगा अरेंज। ये हो चुका है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, वो इसका सॉल्वेंट तो नहीं होगा, वो उसी का पार्ट है। तो अब आते हैं हम लोग इसकी और, द वेपर प्रेशर ऑफ, जो 3 मार्क्स में आया हुआ है भाई, न्यूमेरिकल्स हैं और ये 3 मार्क्स में आया हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़िए और थोड़ा सा हम लोग यहीं पे लिखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850। ठीक है, और अ नॉन वोलाटाइल, अच्छा ये उसी का सवाल है ना, एट अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम is added to इतना ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन obtained is इतना, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। देखिए RLVP का जो फॉर्मूला पढ़े थे ना, तो अभी RLVP के लिए हम बताते हैं आपको, देखिए जरा। RLVP का फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला हम लोग पढ़ते थे क्लास में, अगर आपको याद हो तो। एक तो अभी जस्ट पढ़ाए थे, P1 नॉट, नॉट जहां लगा रहेगा वो मतलब प्योर है, प्योर सिर्फ किसका, सॉल्वेंट का है। और P1 किसको कहते हैं, सॉल्यूशन का प्रेशर। नॉट जहां लगेगा वो सॉल्वेंट का है, प्योर फॉर्म में। एक तो पढ़े थे X2, और X2 को ही सॉल्व करते थे थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेके, तो X2 की जगह आप लिखते थे, लिख ही देते हैं एक बार, इसी को अगर आप और थोड़ा इलाबोरेट करेंगे, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जनरली नीचे वाला न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज होता है, P1 नॉट माइनस P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 M1 बाय W1 M2। बहुत अच्छा सा सीक्वेंस वाइज हमने बताया था, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। W क्या है बताओ, मास। 2 बोलने का मतलब होता है सॉल्यूट, और 1 बोलने का मतलब होता है सॉल्वेंट। कैपिटल M का मतलब है मोलर मास। ठीक है, 2 का हम लोग जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 का क्या बोलेंगे, बोलो सॉल्यूट, 1 बोलेंगे सॉल्वेंट। M1 को बोल रहे हैं मोलर मास और W2 को बोल रहे हैं मोल सॉरी मास। तो क्वेश्चन पढ़िए, अब इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर दिख रहा है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। यानी प्योर बेंजीन, यानी P1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए P1 नॉट का वैल्यू प्योर का है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.850 बार। क्लियर है, और नॉन वोलाटाइल मतलब इसका वेपर नहीं बन रहा है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो टूटेगा नहीं, इलेक्ट्रोलाइट टूटता है जैसे NaCl, Na+Cl- में टूटता है, जो नहीं टूटता उसको क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग इतना ग्राम, 0.5 ग्राम।
यानी मास किसका दिया हुआ है, सॉल्यूट का, यानी W2 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.5 ग्राम। आगे पढ़ेंगे तो इसको ऐड किया गया है किसमें, 39 ग्राम बेंजीन में। 39.0 का मतलब 39 ही है, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है बोलो, 39 ग्राम। कर लेंगे। मोलर मास भी दे दिया है, यानी मोलर मास किसका है, बेंजीन का। तो बेंजीन यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, क्योंकि देखिए ना इसका मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। यानी M1 का वैल्यू दिया हुआ है 78 ग्राम पर मोल। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, यानी सॉल्यूशन का, यानी P1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.845 बार। पूरा डिटेल करके दिखा रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए, एक एक वर्ड को पढ़ा रहा हूं और थोड़ा आगे पीछे हो रहा है तो उसको बैक करके भी देख सकते हैं। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास क्या होगा, यानी क्या निकालना है, सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास यानी M2 का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है। एक बार खुद से पॉज करके बनाया कीजिए, क्वेश्चन तो मैंने समझा दिया, एक बार पहले खुद से सोचा करो, जब तक खुद से नहीं सोचोगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए, और नहीं बन रहा है तो फिर अभी देख लीजिए और फिर से बस वैल्यू डालना है। सब चीज तो दिया हुआ है ना, P1 नॉट के जगह डाल दीजिए, W2 के जगह वैल्यू डाल दीजिए, W1 के जगह डाल दीजिए, सबको डालेंगे तो अपने आप खुद ब खुद M2 का वैल्यू निकल आएगा। कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो सब गिवन लिख दिया हूँ, अब इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। ठीक है, थोड़ा ऊपर करता हूँ और थोड़ा इधर भी करता हूँ, सारा चीज तो हम लोग काम कर ही चुके हैं। अच्छा इधर करेंगे तो फिर दिखेगा कैसे, अच्छा इधर ही करते हैं। उसमें देखिए P1 नॉट का वैल्यू क्या डालेंगे, P1 नॉट की जगह बताओ 0.850 ऊपर वाला फॉर्मूला में देखते चलिएगा, 0.850 माइनस P1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे 0.845 डिवाइडेड बाय 0.8 P1 नॉट, तो P1 नॉट यही वाला 850, W2 का वैल्यू क्या है 0.5, M1 का वैल्यू क्या है देखो 78, W1 का वैल्यू क्या है 39 और M2 का वैल्यू क्या है, इसे आप निकालना है। एग्जाम में मोस्टली जो सवाल आएगा ना वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा, बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन में नहीं फंसाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। 39 का टेबल में ये डायरेक्ट 2 बार में उड़ जाएगा, 39 2 जा 78। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो 0.850 से इसको घटाइए 0.845, तो यह आ जाएगा 0.005 बाय 0.850 और ये आ जाएगा 0.5 इंटू 2 M2। कर लेंगे, देखो जरा, ये 3 डिजिट है तो 3 डिजिट से इसको उड़ा दीजिए। 5 का टेबल में अगर इसको काटेंगे तो 5 1 जा 5, 3 5, 35 का 7 और 0, और 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये M2 उधर चला जाएगा, और ये 0.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा 1, तो 1 को अगर 170 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 170 ही, तो इसका आंसर आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। देख लो 170 ग्राम पर मोल, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन था तो आपको इस तरह से बस फॉर्मूला बेस्ड है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, टर्म पता होना चाहिए, बहुत इजी से रहता है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपका आता है सॉल्यूशन का सीधा सीधा 5 नंबर में उठा के। कभी कभी ऐसा दे दिया है 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से ही दिया हुआ है, ईयर वाइज लिखा हुआ, तो आप देख सकते हैं 2023 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आया हुआ है, देख सकते हैं ना। चले आगे, पॉज करके लिख लेना भाई, हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। ये सामने आपका आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, मोलर। मोलर मतलब मोलैलिटी वाला ही चीज को बोला जाता है मोलर। अ मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। अरे मोलैलिटी का फॉर्मूला पूछ दिया है, यानी मोलर सॉल्यूशन क्या होता था, पढ़े हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट, और वो कितना में होता था, केजी में। यानी 1 केजी सॉल्वेंट में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन कितना ग्राम होगा बताओ, 1 केजी, तो 1 केजी में 1000 ग्राम हो जाएगा, तो 1000 ग्राम हो जाना चाहिए। 1 लीटर नहीं होगा, 1 लीटर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सीधा सीधा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है।
ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में ही आया, ईयर इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, करते चलेंगे, फालतू का नहीं दे रहे हैं समय। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। ये 2022 में 1 नंबर का सवाल पूछा है, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी जस्ट पढ़ रहे हैं, देखिए RLVP से भी बहुत सारा सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा, अभी जस्ट पढ़े थे RLVP। देखिए पूछा होता ना, एक बार पहले भी पूछा था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सेम चीज को देख रहे हैं ना, रिपीट करता है ये लोग। तो अगर PYQ पढ़ रहे हैं और कुछ मार्क्स भी अगर आ जा रहा है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अरे 70 का पेपर है, अगर उसमें से 20-25 नंबर आ जा रहा है तो क्या दिक्कत है। 1 घंटे के आसपास का लेक्चर चल रहा है, उसको देखोगे 10 घंटा दिए, आप यहाँ से भी काम कर सकते हो, और खुद से किए तो वेरी गुड, कोई जरूरत ही नहीं है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अरे पढ़े हैं ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बार बार नहीं लिख रहा हूँ, चाहे लिख ही देता हूँ यार। P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। तो क्या हुआ है, जितना बार आया मैंने उतना बार लिखा है, जानबूझ कर लिखा हूँ ताकि आपको सामने दिखा पाऊँ कि वो क्वेश्चन रिपीट करता है। जैक वाले क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आपका नसीब अच्छा हुआ तो फिर से रिपीट के फॉर्म में आ जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करता था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। तो वही है, देखो नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा, जितना ज्यादा पार्टिकल्स होगा, हम लोग एग्जांपल देते थे याद है, खली वाला, तो जितना ज्यादा पार्टिकल्स होगा उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतना ज्यादा होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और अगर आप स्पेसिफाई करिएगा कौन सा पार्टिकल, तो सॉल्यूट का। तो इसका सीधा सीधा आंसर मार सकते हैं बिना डी को देखे हुए, डी ऑप्शन देख लेते हैं, बट आपका यही हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट नहीं भाई, सीधा सीधा कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, खत्म। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल से रहता है। एक और क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, तो इसको भी देख लीजिए। क्या बोल रहे हैं, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास। ये एनसीईआरटी का ही सवाल सीधा सीधा उठा के दे दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये मिल जाएगा आपको, और मोल फ्रैक्शन इन टेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये सवाल मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। मोलर मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है और मोलर मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है। देखिए परसेंटेज का याद होना चाहिए, जैसे कि यहां पे अगर दिया हुआ है परसेंटेज बाय मास 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कितना दिया हुआ है 70%, तो जो सॉरी 30% है भाई, ये आपका 30% यानी 30%। किसका दिया हुआ है बताओ, बेंजीन इन किसमें दे रहा है, CCl4 में, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो भी वैल्यू रहेगा ना भाई, वो हो जाता है मास। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बताए थे मास ऑफ, इसकी जगह क्या ले लेंगे, मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा 30 ग्राम, क्लियर है। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ, परसेंट का मतलब होता है 100 में से कितना। तो बेंजीन का जो भी डेटा रहेगा वो क्या हो जाएगा, बेंजीन का मास और मास ऑफ सॉल्यूशन पूरे को मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, परसेंट का मतलब होता है 100, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलते थे याद है, 100 ग्राम। तो हमको किसका मास निकल जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकाल सकते हैं, मास ऑफ CCl4, ये कितना आ जाएगा बताओ, दोनों मिला के ना सॉल्यूशन बन रहा है। देखिए बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड, जब दोनों को मिलाए थे तो जाके क्या बना था, सॉल्यूशन। तो अगर इसका मास है 30 और पूरे का मास है 100, तो इसका मास क्या हो जाएगा, 100 में से 30 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 30 इज इक्वल्स टू, थोड़ा पेन चेंज करता हूं यार, 100 माइनस ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ये इतना 100 में से घटा दो यार तो 30, तो कितना जाएगा 70 ग्राम। देखिए फिर से बताता हूँ, परसेंटेज में जब भी डेटा दिया रहेगा ना, जो डेटा दिया रहेगा वही उस कंपाउंड का मास ले लीजिएगा। जैसे बेंजीन का दिया होता तो मास ऑफ बेंजीन, परसेंटेज है मतलब टोटल कितना होगा 100,
अब जब टोटल पता है और एक का पता है तो दूसरे का कैसे निकाल लेंगे, माइनस करके निकाल लीजिएगा। मास आपको सबसे पहले निकालना होगा। और बेंजीन का मास दिया हुआ है, मोलर मास 78 और CCl4 का दिया हुआ है ये। आपसे किसका मास मोलर फ्रैक्शन निकालने बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो लिख लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बताओ बेंजीन का मास ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ऊपर में मोल्स लेंगे, वो किसका लेंगे, बेंजीन का मोल लेंगे, और नीचे में क्या लेते थे, टोटल का, याद है टोटल। अब टोटल किसका आएगा बताओ, टोटल में क्या आएगा, बेंजीन भी आएगा और किस क्या आएगा बताओ, CCl4। तो सबका मोल्स निकालना होगा और फिर इसमें डालना होगा यार। सबका मोल्स निकालिए और इसमें ऐड करिए। ये फॉर्मूला निकालना होगा ना कि जिसका बेंजीन का है तो बेंजीन का मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब टोटल में किसका आएगा, बेंजीन का आएगा और CCl4 का। तो हम मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स का फॉर्मूला पढ़े हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मोल्स का फॉर्मूला मास। तो मास कितना है बेंजीन का, 30, और मोलर मास देखिए तो यहां दिया हुआ है 78। कर सकते हैं, यहां पे सॉल्व करके ही डालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा क्या, 78, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कैसे जल्दी सॉल्व हो जाए। काट ही देते हैं, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 39, हो जाएगा ना 39। हाँ 3 का टेबल में इसको काटिएगा तो 5 और ये हो जाएगा 13, यानी 5/13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 का टेबल में ये कितनी बार में चला जाएगा, 13 पचे 65 होता है, 13.5 समथिंग आ जाएगा। 13, 26, 39, 52, यानी 3 बार में 13, 26, यानी 3 बार में आ रहा है ना 39। उसके बाद आएगा 11, पॉइंट बैठाएंगे तो इतना आ जाएगा। 13 का टेबल में कितनी बार में आएगा, 65, 78, 91 आता है ना यार। 13 का टेबल 65, 78, 91, 104, 5 बार में ये आता है 6, 7, 8, यानी इसका वैल्यू क्या लिख दीजिएगा, 0.38। ये जानबूझ कर कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन इजी होगा, अदरवाइज वहां पे फंस जाएंगे। यानी इसका आ गया है मोल फ्रैक्शन 0.38, ठीक है 0.38। थोड़ा सही से लिख देता हूँ, अच्छा नहीं लिखा है। इसका आ गया 0.38, ठीक है। अब आते हैं हम टोटल मोल्स। टोटल मोल्स तो मतलब CCl का, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बताओ इसका मास कितना है, 70 दिख रहा है, और मोलर मास कितना आ जाएगा, 154। सॉल्व करना पड़ता है कहीं कहीं तो कर लिएगा, और कुछ नहीं कर सकते इसमें। 2 का टेबल में ये 35 बार में चला जाएगा, 2 का टेबल में ये 7 बार में 14 और 7 बार में हो जाएगा। 7 का टेबल में 7 पचे 35 और ये आ जाएगा 11। तो 11 को 5 से करो, रफ वर्क यहाँ पे ही कर दे रहा हूँ आपके सामने। पॉइंट करेंगे तो ये आ जाएगा, 4 बार में आएगा 44, 60, यानी 5 बार में आ जाएगा। 5 बार में 55 आएगा ना, तो बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट काफी है, तो 0.45। इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, इसको डाल दीजिए। बेंजीन के लिए क्या डालेंगे, 0.38, और इसके लिए डालिएगा 0.38 प्लस 0.45। जोड़ो 0.38, 8 और 5 13 का 3, कैरी 1, 3 और 4 7 और 1 8 आ रहा है, देखो जरा ऐसा, पॉइंट से काट दीजिए, हो जाएगा ना। तो 83 को डिवाइड करो, पॉइंट में ही आएगा, पर कितना आएगा वो करना पड़ेगा। 83 को डिवाइड कर लो 38 से, पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। 8 का टेबल पढ़ो, 8 चौक 32, 8 पचे 40, तो यानी 0.4 समथिंग आएगा। 83 का टेबल में 4 बार में आसपास आना चाहिए, तो एक ऑप्शन दिख रहा है 0.4, तो मार देंगे, आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना होगा, देख लेना, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 0.459। 8 का टेबल मतलब 80 का टेबल पढ़े, तो 8 4 जा 32, तो 32 की जगह 380 है, तो सही से आ जाएगा। तो आप उससे कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन। कैलकुलेशन कहीं कहीं आएगा तो उसको करना पड़ेगा। हाँ राउंड ऑफ ले सकते हैं, जो बेसिक्स मैथमेटिक्स यूज करते हैं बचने के लिए, तो वो यूज आप कर सकते हैं। तो कहीं कहीं ज़्यादा भी, और इसको बैठ के बनाते मत रहना, ठीक है। एग्जाम में पूरा डिटेल लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो वो भी थोड़ा आइडेंटिफाई करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है। 5 मार्क्स में आया हुआ है नेक्स्ट सवाल आपका। 11 को ही देखिएगा, 12 को मत देखिएगा, पहले एक बार खुद से पढ़ो क्या बोल रहा है।
एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है इथिलीन ग्लाइकोल। इसे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो एक बार और रीड किया कीजिए, बहुत ज़्यादा समय का कमी नहीं रहेगा, एग्जाम में प्रॉपर 3 घंटे रहते हैं तो एकदम एनफ है। तो एक बार पढ़िए, थोड़ा दिमाग में बैठाइए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जो न्यूमेरिकल्स आएगा आपको ये 3 चैप्टर से ही आएगा ना, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल्स को ध्यान दीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा आपका। An antifreeze solution is prepared from this of ethylene glycol and 200 ग्राम of water। मतलब दो चीज को मिलाया जा रहा है भाई, एक इथिलीन ग्लाइकोल जो कि 222.6 ग्राम है और 200 ग्राम पानी लिया गया है। देखो पानी कम है फिर भी इसे क्या कंसिडर करिएगा, बोलो। पानी जब भी आएगा तो उसे ऑलवेज ट्रीट करिएगा सॉल्वेंट। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी निकालना है और डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का ये। तो पूछा गया है व्हाट शैल बी द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो मोलालिटी क्या होगा, यानी मोलालिटी और मोलैरिटी दोनों निकालना है। पहले एक एक करके करते हैं, पार्ट 1 का हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, मोलालिटी। क्या से लिखते थे, याद है ना, मोलालिटी का फॉर्मूला m नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे भाई, कितना समय ले लिया मैंने, मास ऑफ सॉल्वेंट बस कंप्लीट ही होने वाला है, आई होप कि ज़्यादा नहीं है, एक स्लाइड और बचा हुआ है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जगह देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स किसकी जगह हम बता दे रहे हैं। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी क्या करें, कर ही देते हैं आपके लिए, तो पार हो जाएगा तो वो भी तो दिक्कत है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे, मोलैलिटी पहले निकाल रहे हैं, तो मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए बताओ, मोल्स चाहिए सॉल्यूट का, तो मास पता है, मोलर मास यहाँ से निकाल लेंगे, देखो जरा। हाँ सर, तो देखो इधर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट ये है आपका 222.6 ग्राम हो गया। मास पता है, मोलर मास निकाल लेते हैं, एम ऑफ सॉल्यूट क्या है, C2H4OH होल 2, C2H4OH होल 2। ठीक है, ये वाला हटा ही देते हैं। अरे भाई आ क्यों नहीं रहा है, C2H4OH होल 2, कार्बन का कितना होता है बोलो, 12 इंटू 2, दो वो कार्बन है। हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 इंटू 4 प्लस, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो 16 ऑक्सीजन के लिए और एक होता है 17, तो 17 और ये 2 है ना, तो 17 इंटू 2 कर देंगे। यूनिट क्या आएगा, ग्राम पर मोल। यूनिट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा फिजिकल के बारे में। तो 12 दूनी 24, 4 और 17 दूनी 34, यूनिट वही रहेगा दोस्त, ग्राम पर मोल। 24 4 28, 4 4 8, 4 12 का 2, 12 का 2 आया ना, 4 4 8, 4 12 का 2, कैरी कितना हुआ 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी 62 आ रहा है, 62 62 ग्राम पर मोल। तो देखिए मास दिया हुआ था, मोलर मास निकाल लिए, तो मास बाई मोलर मास से क्या निकल जाएगा, सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं ना पहले, हम इजी से कर रहे हैं, आपको एक एक स्टेप दिखाया जा रहा है ताकि आपको थोड़ा दिक्कत भी आता हो, अगर नहीं भी आता है तो भी आप बना सकते हैं। मास बाई क्या होता है बताओ, मास ऑफ सॉल्यूट, बहुत मोटा लिखा रहा है, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास कितना है बताओ, 222.6 और मोलर मास कितना आया है, 62। सॉल्व कर लें इसे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 का टेबल में काट सकते हैं तो आ जाएगा 310, और इसको काटेंगे तो 1 1 1 और 3 आ जाएगा। और क्या कर सकते हैं हम, और कुछ कटेगा, 3 4 5 6 6 आ रहा है, डायरेक्ट डिवाइड कर दें, देखो डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, रफ वर्क के लिए हम थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पे,
300 है ना, 1200 है। देखो अगर ये 1200 होता ना तो एग्जैक्टली 4 बार में जाता, पर ये 1200 नहीं है, यानी 310 को अगर इससे करते हैं तो ये 4 बार में तो ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि 1200 नहीं है, तो ये 3 बार में जाएगा। पहले 3 बार में जाएगा तो 300, 900, 930 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 3 11 में से 3 जाएगा तब भी क्या आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10, 10 में से है तो 18, यहाँ पे बैठा देंगे 0, इतना ज़्यादा तो नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, हाँ अब यहाँ पे 0 बैठाएं तो यहाँ पॉइंट बैठाएंगे। 310 का टेबल है तो 6 बार में पढ़ते तो मोटा मोटी 6 के आसपास आएगा, 5 बार में ही चल जाएगा तो मोटा मोटी इसका आंसर आ जाएगा 6, क्योंकि देखो ना 3 है तो 3 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 1800 के आसपास आएगा, तो 3.6 या 3.5 भी मान सकते हैं आप। तो इसका वैल्यू जो आ जाएगा वो 3.6 के आसपास आ जाएगा मोल। देख लो जरा, कर सकते हैं ना। 1100 था तो हाँ 183 आया, तो फिर उसके बाद 6 बार में मोटा मोटी 3.5 समथिंग आएगा, 3.59, 3.58, तो उसको हम 3.6 मान के चल रहे हैं। मोल्स निकल गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको मोलारिटी में भी ना बार बार जरूरत पड़ेगा मोल्स किसका, सॉल्यूट का, तो ये हम यहीं से यूज कर लेंगे 3.6 मोल, इसलिए कर लिए। अब मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास तो दिया हुआ है देखो 200 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट ये कितना है भाई 200 ग्राम। ग्राम को केजी में बदलना बहुत आसान है, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 200 बटा 1000 केजी, 2 जीरो से 2 जीरो घटा, 2 बटा 10 को क्या बोल सकते हैं 0.2 केजी। देखिए मोल्स भी निकल गया है और मास भी निकल गया है, इस फॉर्मूले में डाल दीजिए तो आपका काम हो गया। यानी मोलालिटी का ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए भी, तो इसको भी ध्यान जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स में सीधा सीधा पूछ लेगा, और ये पूछा जाता है जनरली मोलालिटी जैक बोर्ड में बहुत बार पूछता है, तो इसलिए जरूर से ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम मोलालिटी का बात कर रहे थे तो मोल्स का फार्मूला क्या आया 3.6 और मास की जगह 0.2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जा रहा है 18 एम के आसपास आ जा रहा है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये पहला का आंसर हुआ है आपका, फर्स्ट का आंसर आ जाएगा इतना। देख लो, कर सकते हैं। हाँ का ना भाई बोला करो, कमेंट भी जरूर करो कि हाँ समझ में आया नहीं आया, या कुछ क्वेश्चंस में डाउट रह गया तो वो भी बोलना भाई। ठीक है, बहुत आसान से फर्स्ट पार्ट हुआ है। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है उसके बारे में आ रहे हैं, पहले उसको समझ लीजिए और थोड़ा सा पॉज करके लिख लीजिए, मैं चल रहा हूँ आगे। ठीक है, ठीक है, हो गया है पॉज करके ना, चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अब अगर बात किया जाए तो हमको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.072, तो व्हाट शैल बी द मोलैरिटी निकालना है। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, इसी में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अरे भाई अगर आपका डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी किसका दिया हुआ है ध्यान से दीजिएगा, सॉल्यूशन का दिया हुआ है 1.072 ग्राम पर ml। अरे भाई ये थोड़ा स्लो हो गया यार, इसको एक बार रिपीट मारना होगा, ग्राम पर ml। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या निकालना था याद है, मोलैरिटी, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि पहले से निकाल के बैठे हुए हैं, सेम ही क्वेश्चन है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले से पता है, देखो ये वाला 3.6। दूसरा केस है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो किस में लाना होगा, लीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम निकालने के लिए आपको जो दिया हुआ है डेंसिटी दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं हम इसको थोड़ा इधर ले आते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। अरे भाई इसको मैं कर रहा हूँ, अच्छा ये नहीं होगा क्या, छोड़ देते हैं बस भाई। देखिए डेंसिटी पता है तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बेसिकली होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास हमको पहले से पता है, सॉल्वेंट का मास 200 ग्राम था और सॉल्यूट का मास कितना था 226। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन बेसिकली होता है मास ऑफ सॉल्यूट
प्लस ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूट का मास कितना होता है 222.6 ग्राम प्लस 200 ग्राम। इसको अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा 422.6 ग्राम। तो मास पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देखिए डेंसिटी की जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, डेंसिटी की जगह है आपका लिख देते हैं ऐसे, मास ऑफ सॉल्यूशन बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसका वैल्यू कितना है 1.072 ग्राम पर ml हो जाएगा। फिर से देखो इधर, इसी को सॉल्व करते चल रहे हैं। तो इसी को थोड़ा नीचे करते हैं। देखिए अगर हम इसमें बात किया जाए तो क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 422.6, और वॉल्यूम की जगह भी सॉल्यूशन ही लिख रहे हैं, ग्राम से ग्राम कट जाएगा ना, 1.072 ग्राम पर ml। तो ग्राम लेफ्ट ग्राम राइट कैंसिल आउट। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सॉल्यूशन को उधर भेज दे रहे हैं, और ये आ जाएगा 422.6 डिवाइडेड बाई 1.072, और ये ml है तो ml आपका इधर चला जाएगा, ठीक है, ml आपका इधर चला जाएगा। अब इसको अगर और सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा v सॉल्यूशन इक्वल टू, देखो ये 1 पॉइंट है ना, तो इसको डायरेक्टली आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो बता सकते हैं 422.6 डिवाइडेड बाई 1.072 को आप क्या बोल सकते हैं 1.1 भी मान सकते हैं। अब इससे क्या होगा, देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 422.6 है ना, उसको 11 से डिवाइड कर लो, यानी 11 से डिवाइड करना है 4226, यानी 422 से थोड़ा कम आएगा। तो देखो 11 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 बार में आ जाएगा, 3 बार में आएगा, हाँ जी, तो 3 बार में आ जाएगा आपका कितना 33, और बचेगा 92। अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 बार में 88, 46, फिर उसके बाद 4 बार में करेंगे तो 44, 20 पॉइंट करेंगे 1, तो 384.1 आ रहा है भाई, देख लो डिवाइड कर सकते हैं ना, 1.072 को 1.1 मान लिए, पॉइंट पॉइंट से उड़ा दिए और इसको सॉल्व कर दिए, तो ये आ जा रहा है 384 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 384.1 ml। और हमको ml चाहिए क्या वॉल्यूम में, बताओ वॉल्यूम में, देखिए लीटर में ना चाहिए, तो क्या करेंगे इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 384.1 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये लीटर में आ जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ है तो 3 जीरो है, तो 3 डिजिट शिफ्ट कर दीजिए, 1 2 3, यानी इसका आंसर आ जाएगा v सॉल्यूशन बराबर 0.3841 लीटर। कर सकते हैं, देखो जरा, तो देखिए वॉल्यूम यहां से निकाल सकते थे, डेंसिटी इसलिए दिया था ताकि आप वॉल्यूम निकाल पाए। क्लियर है आई होप। अब देखिए वॉल्यूम पता है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, वॉल्यूम याद रखना 0.384, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब हमको उसमें फॉर्मूला में डाल दे रहे हैं, मास ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखो कितना था 3.6 था, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या आ जाएगा 3.6, और वॉल्यूम की जगह क्या डाल देंगे, अभी जस्ट सॉल्व किए थे 0.3841, तो उतना नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 0.39 भी मान लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा, देखो 3.6 और इसको मान लेते हैं 0.384 है, तो रहने दो भाई कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे में 10 आएगा, इसको हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 1000 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3600 और 384 फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, कैपिटल एम का कैपिटल एम, अगर थोड़ा बहुत काट सकते हैं तो काट दो, तो ये आ जाएगा 192, 9 बार में 18 1, हाँ, और ये आ जाएगा 1800, और काटोगे, करते जा रहे हैं ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया कीजिए, इसको और काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 बार में 18 और 6 बार में 18, 1 19 ना, तो 6 बार में, और ये आ जाएगा 900, और काटो यार कितना कटेगा, 4 बार में और 8 बार में, ये आ जाएगा 450, बड़ा टेबल से काटना चाहिए था 24, बट अब काट दिए तो काट दिए, 225/24,
इस तरह से आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ से क्या निकल गया बताओ, मोलैरिटी। जब कोई लंबा क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन भी था, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। कैलकुलेशन है, वाकई फॉर्मूला बहुत ईजी है, कंसेप्ट वेरी ईजी है। हाँ, डेंसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, मास बटा वॉल्यूम। जिस चीज का अगर सॉल्यूशन का दिया रहेगा तो सॉल्यूशन का मास और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का। कर सकते हैं ना। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसमें एक और सवाल था, इसलिए मैं फिर से इस पीडीएफ को लेके आ रहा हूँ। वो वाला तो खत्म हो गया, 2020 का है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज इतना, कैलकुलेट द। अच्छा, एक नया सवाल है। वेपर प्रेशर दिया हुआ है वाटर का, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इतना केल्विन पे 17.535 mmHg, कैलकुलेट द। नेक्स्ट स्लाइड में होगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट, अच्छा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोल रहा है, मतलब क्या है, वाटर का वेपर प्रेशर बोलने का मतलब है सॉल्यूशन का, एट 293 केल्विन। कब? जब 25 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया गया है 450 ग्राम पानी में। ये भी क्वेश्चन आया है आपका 5 नंबर में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स में भाई, तो ये भी थोड़ा सा सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या क्या पूछा है, अगर आपके लिए ज्यादा हुआ है थोड़ा पॉज कर लेना है, ठीक है, फिर से आके जरूर देख लीजिए, कंप्लीट कर लेना है। 2 स्लाइड में अगर ज्यादा हो रहा है, 1 घंटे या 1.5 घंटे का समय अगर लग जा रहा है तो उसको 40-45 में कर लो, लेकिन अब तो एग्जाम भी आया तो 1 में देख लो, खत्म कर लो यार। एक ही बार में मैंने 1 शॉट को आपका कंप्लीट कर दिया, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस 2-3 क्वेश्चन है, उसको भी देख लेना है। और ये क्वेश्चन तो सेम है भाई, ये क्वेश्चन तो सेम है, ठीक है। तो इस पे हम लोग आएंगे, पहले अभी इसको देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन में गिवन। थोड़ा इसको बड़ा भी कर लेते हैं। बड़ा करेंगे तो लिखने वाला भी तो बड़ा हो जाएगा। देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है ना, यानी वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, थोड़ी अलग पेन कर लेता हूं, यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर यानी P1 नॉट का दिया हुआ है 17.535 था यार, 535 17.535 mmHg। प्रेशर का यूनिट होता है ना, mmHg, बार, atm, ये सब यूनिट है। और प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, यानी P1 का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। जब 25 ग्राम है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बताओ, 25 ग्राम। ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का आपको मोलर मास पता होना चाहिए। मोलर मास हम लोग पढ़े थे ग्लूकोज का, याद है। ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 ग्राम पर मोल। कैसे होता है तो देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। कार्बन का मास कितना होता है 12, तो 12 इंटू 6 कर लो, 12 इंटू 6। हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 6। इसको सबको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 180। क्लियर है, ये आ जाएगा 180, 180। ये याद रखना है, कोई बड़ा बड़ा डेटा है तो डायरेक्ट याद रखिए, बैठ के वहां पे करने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मोलर मास ऑफ ग्लूकोज यानी M2 का वैल्यू क्या लिख देंगे, 180 ग्राम पर मोल। 450 ग्राम ऑफ पानी, यानी W1 का वैल्यू दिया हुआ है 450। और पानी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, H2O। H2O का क्या आ जाएगा बताओ, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन इंटू 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, यानी M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। फॉर्मूला फिर से याद है, RLVP का फॉर्मूला, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला था आपका P1 नॉट माइनस P1 बाई P1 नॉट इज इक्वल्स टू W2 M1 बाई W1 M2। सबका वैल्यू दिया हुआ है तो P1 निकल जाएगा। वही है आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जब ये सब चीज को मिलाया जा रहा है। सॉल्व करो भाई, और क्या करना है इसमें। अच्छा, पहले लिख लेते हैं थोड़ा। जब भी कोई बहुत बड़ा दिया रहे ना पॉइंट का, तो पॉइंट का एक डिजिट ले लिया कीजिए। P1 नॉट का वैल्यू को क्या ले लेंगे हम लोग बताओ, 17.5 मान के चलेंगे। P1 निकालना है, इसको भी 17.5 ही माने, 535 बहुत लेंदी करेंगे, इससे अच्छा है कि हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। W2 की जगह क्या डाल देंगे 25, M1 की जगह क्या डाल देंगे बताओ एक 18, W1 की जगह क्या डाल देंगे 450, और M2 की जगह, नहीं तो फर्स्ट बार में डाल भी सकते हैं ना, अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई टीचर देखता है तो डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोर्ड के लिए बना रहे हैं ना, तो 535 लिख लिया कीजिए। और M2 का वैल्यू क्या है 180। कोई कटेगा, अच्छा 18 का टेबल में तो ये 10 बार में चला जाएगा,
25 का टेबल में जाएगा, हाँ चला जाएगा। 25 का टेबल, बड़ा बड़ा टेबल से काटने से फायदा क्या होगा, जल्दी बन जाएगा। एक बार में 25, तो 2 बार एक ही बार में जाएगा 25, बचा है कितना, बचा कितना भाई, 25 और 20 यानी 200, यानी 8 बार में, 18 बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा ना। हाँ 25 हुआ तो 20, 20 और 2, हाँ 200 आ जाएगा 18 बार में। तो सिंपल सा तो था, कैलकुलेशन देखिए कर लेते हैं। और इधर क्या आया थोड़ा सा देख लीजिए, 17.535 माइनस P1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, इधर क्या बचा है 180, 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भेज देंगे, इधर तो 1 ही बचा है, और इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 17.535, कर लेंगे। अब यही को अगर हम उधर ही रहने देते तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, ठीक है। अगर इसी को मैं ऐसा कर दूं, एक काम करो ना कि 180 को इधर ही रहने दो, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर रहे हैं, 180 को हम यहीं रहने दे रहे हैं, ठीक है। खाली ये वाला टर्म को हम इधर ले गए हैं, अब ये माइनस P1 है, तो क्या करो इधर 17.535 माइनस P1 है ना, तो ये वाला माइनस P1 को उठा के उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा प्लस P1, और ये वाला टर्म को उठा के इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा माइनस। हमको लग रहा है कि ऐसे ही बन जाएगा, इसलिए इसको ऐसा ही कर लीजिए। क्या कर रहे हैं समझ पा रहे हैं, माइनस P1 को उधर ले गए तो प्लस हो गया, और ये वाला टर्म को उधर ले गए तो माइनस हो गया। इसमें से 17.135 कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा 1, और इधर बचेगा 1 माइनस 180। देख लो कैलकुलेशन भी इजी कर पाएगा आपसे, बहुत लेंदी नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो 180 में से 1 चला जाएगा, 180 माइनस 1, 180 माइनस 1 कितना हो जाएगा 179, और ये आ जाएगा क्या 180, 179 बाई 180 P1। देखो जरा, कर सकते हैं ना। अब 180 बाई 80 क्या आ जाएगा, ये 0.99 आएगा। 180 को 180 को डिवाइड करो ना, देखो ना 1 के आसपास ही है, ये भी 180 रहता, ये भी 180 रहता तो क्या होता बताओ, ये भी 80 रहता, ये भी 80 रहता, तो क्या हो जाता एग्जैक्टली क्या हो जाता 1 बार में। लेकिन यहाँ पे क्या है 179 है और नीचे 180 है, तो इसको सॉल्व भी करिएगा ना, काटिएगा तो इस नंबर को आ जाएगा 0.99, 1 से थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, करके देख लो भाई। पॉइंट बैठाएंगे तो एक 0 बैठा देंगे यहाँ पे, ये जाएगा 9 बार में, तो 9 बार में कितना जाएगा 0, 9 8 72 का 2 कैरी 7, और 9 1 जा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 7, 9 और 7 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। देखो ये आ रहा है, फिर से आ रहा है 9 बार में फिर से 1620 आएगा। अब इसको देखिए, जब 1 से मल्टीप्लाई, कुछ कैलकुलेशन को अपने दिमाग में चलाना है, बिना किए भी आप कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, बिना कैलकुलेशन किए भी आप कर सकते हैं। जब 1 होता, अगर यहाँ पे 1 होता, 0.99 को क्या लिख सकते हैं 1, अगर 1 होता तो ये वैल्यू यही रह जाता, लेकिन ये 1 से छोटा है तो ये थोड़ा बहुत छोटा हो जाएगा, यानी इसको बिना किए भी आप लिख सकते हैं, या 0.99 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से थोड़ा छोटा, यानी 17 पॉइंट समथिंग लिख लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो यार, 17.535 को 99 से मल्टीप्लाई कर लो, कर ही लो, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, और फिर 27 और 4 31 का 1 कैरी 3, उतना करने का जरूरत नहीं है, पता है इससे छोटा आएगा, 17 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर भी कर दे रहा हूं आपके लिए। 9 31 का 1 कैरी 3, 45 और 3 48 का 8 कैरी 4, 63 67 का 7 कैरी हुआ 6, 9 और 6 15, तो 157815 जोड़ लो, 5 6 8 और 1 9, 8 7 15 का 5 कैरी 1, 7 और 6 13 का 3 कैरी 1, 5 6 1 7 और ये 1, 3 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ 5 डिजिट 1 2 3 4 5 यानी 17.3। अगर एग्जैक्ट वैल्यू का बात किया जाए तो 17.35 mmHg आपके लिए पूरा सॉल्व भी कर दिया, जबकि हमको पहले से पता था कि इसका वैल्यू 1 रहता तब 17.5, तो अगर ये वैल्यू 1 से छोटा है तो उसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे 17.35, ठीक है 17 के आसपास आ जाएगा। तो ये 5 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। चलें आगे,
उसके बाद यही क्वेश्चन है 2017, बस पहुंच ही गए हैं भाई। मार्क्स नहीं लिखा हुआ था ना, तो इसलिए मैंने 1 और 3 मार्क्स कर दिया है, या तो 1 नंबर में आया होगा या तो 3 नंबर में आया होगा। 6.02 इंटू 10 का पावर 20 है ना, ये ऐसा लिखे हैं मतलब 10 का पावर 20 है, मेरे को नहीं आ रहा था लिखने, तो 10 का पावर 20 है। Molecules of urea present in 100 ml of its solution. What is the concentration of urea? क्या बोल दिया भाई, इस बार मॉलिक्यूल्स दे दिया है यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है 100 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम दिया हुआ है और मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या बोलना चाह रहा है बताओ, कंसंट्रेशन बोलने का मतलब है मोलैरिटी पूछ रहा है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये थोड़ा 11 से पूछ दिया है 2017 में, ये 11 में पढ़ते थे, नंबर ऑफ मोल से पूछ दिया है। तो वॉल्यूम तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है 100 ml, तो 100 ml और उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, सॉरी अभी ये 100 ही रहने दीजिए, इसको अगर लीटर में बदल देते हैं तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे ना यार, 100 है उसको डिवाइड कर देना है 1000 से, तो 2 0 2 0 कटा, 1/10 को क्या लिख सकते हैं 0.1 लीटर। तो भी वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब बचा है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ते थे गिवन मास बाय मोलर मास, लेकिन एक और फॉर्मूला होता था कैपिटल एन बाय एन ए। जब नंबर दिया रहेगा ना दोस्त, जब नंबर दिया रहे, जैसे इस केस में क्या दिया हुआ है नंबर, तो एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये होता है 6.02 इंटू 10 का पावर 20, और एन ए बोलते थे एवोगैड्रो नंबर को, और इसका वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10 का पावर 23। ये अगर आप पढ़े होंगे 11th में तो जरूर पढ़े होंगे मोल कंसेप्ट में। मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.02 इंटू 10 का पावर 23। ये से ये कट जाएगा, ये अगर ऊपर जाएगा तो 10 का पावर 20, और ये 23 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -23, तो इसमें का वैल्यू कितना आ रहा है -3 मोल। देख लो, तो मोल यहां से निकाल लेंगे और ये फॉर्मूला में डाल दीजिए, तो मोलैरिटी आ जाएगा 10 का पावर -3, और नीचे है क्या 0.1 को क्या लिख सकते हैं बताना जरा, 10 का पावर -1 लिख सकते हैं ना, 0.1 को 10 का पावर -1 पता होगा भाई, 10 का पावर -1 को कहते हैं 0.1। अब इसको क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा कैपिटल एम में ही यूनिट, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस, तो -3 + 1 कैपिटल एम, -3 + 1 क्या आ जाएगा -2m, तो इसका आंसर ऐसा आ जाएगा। देख लो, 1 से 3 नंबर में हमको लग रहा है ये 3 नंबर में पूछा होगा, ठीक है। ये आपको 3 नंबर, कैमरा ब्लिंक कर रहा है पर बनाते चलेंगे ना, चल जाना चाहिए। रिकॉर्ड तो हो रहा है भाई, कैमरा ब्लिंक कर रहा है, बट बैटरी डाउन हो गया तो चेंज करने का ज़रूरत आई होप कि नहीं हो, चार्ज में लगा हुआ है यार, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं। देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में डिफरेंस करना है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिए तुरंत भर में, लास्ट क्वेश्चन है आपका, मोलैरिटी और मोलैलिटी जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस के लिए क्या करिएगा आप, इसको ऐसा करके कॉलम बना लिया कीजिए, और एक साइड मोलैरिटी लिख लीजिए और एक साइड मोलैलिटी लिख लीजिए, 3 नंबर में ही आया होगा। तो इधर लिख लेंगे हम मोलैरिटी, मोलैरिटी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा भाई आपसे। और इधर क्या है मोलैलिटी, जैक के लिए ये सब आपका इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है। तो मोलैरिटी को क्या कहते थे हम लोग, जैसे फॉर्मूला बता रहे थे, तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ, सॉरी 1 kg नहीं ना, 1 लीटर होगा ना भाई, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर में कितना है, और इसको डिनोट करते थे स्मॉल m से, तो इसका क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, तो मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी,
टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। और थर्ड में अगर आप लिखना चाहें तो देखिए इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, यूनिट कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिखते थे, मोल पर लीटर। मोल के लिए मोल आ जाएगा, लीटर के लिए लीटर। सेम टू सेम यहाँ पे भी इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ moles of solute present in 1 kg of solvent। 1 kg सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट होगा, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास, को W से लिखेंगे सॉल्वेंट, और ये किस पे डिपेंड करता है, kg। और ये मास है क्या, देखिए यहाँ कहीं वॉल्यूम है तो नहीं, तो ये क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, तो लिखेंगे मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखिएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और इसका यूनिट क्या आ जाएगा बताओ, या तो आप स्मॉल एम लिख सकते हैं या तो फिर मोल पर केजी। तो इस तरह से लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएगा। 3 नंबर में रहेगा तो मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपका पूरा जैक बोर्ड का कंप्लीट हो चुका है, पूरा PYQ कंप्लीट कर दिए 2017 तक। तो आप इसी तरह से करते रहना और अपना फीडबैक को जरूर शेयर करो। ठीक है, तो पढ़ाई तो कर ही रहे होगे और नहीं कर रहे हो तो जरूर से करो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगा एग्जाम में मार्क्स को लेके। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें समझना भी 10th जैसा नहीं है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स।